अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल पर जल्द से जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स करा दें। प्लीज़ मेरी 100 के सब्सक्राइबर्स कराने में हेल्प कर दें। हाँ बोलो, खाइए थे कैसे कॉल की। 2 मिनट पहले ही वो सेंट्रल गेट से पुलिस स्टेशन आकर बैठा था, तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन पर हरम का नंबर जगमगाने लगा। बहराम मशरूम अंदाज में कॉल रिसीव करता हुआ बोला, शायद आप अभी बिजी हैं, मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ। कॉल करते वक्त भी हरम यही सोच रही थी कि बहराम इस वक्त बिजी ना हो, मगर उसके अंदाज से लग रहा था कि वह बाकी बिजी है। इसलिए हरम बोलती हुई कॉल काटने लगी, बिजी तो हूँ मगर इतना भी नहीं। तुम बात करना चाह रही हो तो तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकता हूँ। अगर आधा घंटा पहले तुम फ़ोन करती तो शायद फिर तुमसे बात नहीं कर पाता, बहराम ने बोलते हुए गोया इस पर एहसान जताते हुए इसे खुद से बात करने पर परमिशन दी। सिर्फ मेरे अकेले के चांद से क्या होता है, मैं कार रख रही हूँ। हरम में दिल से शिकवा करती बोली। बहराम परसों सुबह से उसके चाचा के घर छोड़ कर गया था। वो 2 दिन से उसने ना तो बहराम का चेहरा देखा ना आवाज़ सुनी। अपने आप को मसरूफ़ रखने के बावजूद उसे बार बार बहराम का ख्याल आ रहा था, इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर उसने बहराम को कॉल मिलाई थी। मगर कॉल मिलाते वक्त वो यही सोच रही थी कि ना जाने इन 2 दिनों में बहराम ने उसको याद किया भी था या नहीं। मगर बहराम की बेनियाजी देखकर उसका दिल उदास हो गया। तुम्हारी चाहत तुम्हारी मर्जी ही तो मैटर करती है हमारे रिश्ते में। लड़की से स्पीकर से बहराम की आवाज़ सुनाई दी तो हरम अपने मोबाइल को ढूंढने लगी, फिर कान से लगाकर बोली। इस बात का मतलब उसकी बात हरम के सर से गुजर गई थी। इस वजह से हरम बहराम से उसकी बात का मतलब पूछने लगी। तुम्हें अगर मतलब की बातें समझाने पर आ गया तो सारा वक्त मेरा इसी चक्कर में गुजर जाएगा और मेरे मतलब की बातें तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मेरे मतलब की बातों को इतना संजीदा मत लिया करो, बस खुश रहा करो। बहराम की बात पर वो फिर से अच्छी खासी कंफ्यूज हो चुकी थी, इसलिए बोली, बहुत मुश्किल बातें करते हैं आप। मेरा नन्हा सा जहन आपकी बातों को समझने से कासिर है। हरम बेचारगी से बोली तो इसे बहराम के मुस्कुराने की आवाज़ सुनाई दी। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान सारी बातें खुद ही समझ आता है। परेशान मत हुआ करो, ये बताओ क्या कर रही थी और ये तुम्हारी आवाज़ क्यों इतनी ख़राब हो रही है, क्या फ्लू हो गया है तुम्हें। बहराम के अचानक पूछने पर हम दंग रह गई। वो कितने आराम से जान गया था कि उसको फ्लू हो गया है। बहरम को उसको क्या बताती कि इसकी आमद पर मेरे चाची ने धोने वाले कपड़ों का ढेर जमा करके रखा था। उसने कल भी कपड़े धोए थे और आज भी बेडशीट्स और तकियों के गुलाफ और कुशन्स के लिए मशीन लगाई थी। इसकी वजह से उसको फ्लू हो चुका था। मौसमी काम तो चलता रहता है, खुद ही ठीक हो जाएगा। बताया, आधे घंटे पहले आप क्या कर रहे थे। काम बीच से हमने बहन की वजह तवज्जो अपने जुकाम से शान की घर से ससुराल पूछ लिया। सेंट्रल जेल गया था, 2 कैदियों ने पिछले 10 दिन से जेल का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया हुआ था। इन दोनों को समझा कर आ रहा हूँ कि जेल में किस कायदे से इन्हें रहना है। बहराम रिलैक्स अंदाज में हरम से बात कर रहा था तो हवलदार के आने पर बहराम ने हरम को होल्ड के लिए बोला, एसीपी साहब, जो इन 2 कैदियों की आप थोड़ी देर पहले मरम्मत करके आ रहे हैं, इनमें से एक कैदी के हाथ की हड्डी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, दूसरे के सिर से होने वाली ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। इंस्पेक्टर मेहरान कह रहे हैं कि दोनों को अस्पताल ले जाना जरूरी है। आपकी परमिशन चाहिए, इस पर्चे पर साइन कर दें आप। हवलदार की आवाज़ हरम के कानों में पड़ी तो खौफ के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी सनसनाने लगी। हेलो, क्या हुआ, क्या तुम सो तो नहीं गई। मेहराम ने पर्चे पर साइन करने के बाद दोबारा उनको खातू किया, क्या आप उनको उन दोनों को मारते वक्त उन पर बिल्कुल तरस नहीं आया। मतलब आप एक आदमी की हड्डी तोड़कर दूसरे आदमी का सर खोल कर आ रहे हैं और मुझे इस वक्त किस कदर रिलैक्स मोड में बात कर रहे हैं। हरम अफसोस करती हुई आराम से पूछने लगी, मेरा पेशा मुझे ऐसे लोगों पर तरस खाने की इजाज़त नहीं देता। वो हरम को आम से अंदाज में समझाता हुआ बोला, जब भी तो मैं आपको बिल्कुल सही बेरहम बोलती हूँ। बेसाख्ता हरम के मुँह से निकला तो दोनों की तरफ मोबाइल पर खामोशी छा गई। इसे चंद सेकंड बाद बहराम की आवाज़ ने तोड़ा, क्या मैं तुम्हारे लिए बेरहम साबित हुआ हूँ। बहराम होश तोड़ता हुआ उनसे पूछने लगा, ये बात तो आपको भी खुद अपने आप से तन्हाई में पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा अपने सवाल का। हरम के बोलने पर वो बेसाख्ता बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे तन्हाई में तुम्हारे साथ के मुतालिक सोचूं और तुम्हें सोचते सोचते मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए। बहराम के पूछने पर हरम एक दिली दम बोली, अगर मैं आपसे बोलूँ हाँ तो क्या आप तन्हाई में मुझे सोचेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे। बहराम मालूम नहीं मोबाइल पर कैसे हरम मुझसे ये बात पूछ बैठी। रूबरू तो वह बहराम के सामने ऐसा कुछ बोलते हुए भी लाख बार सोचती घर वापस कब आना है। तुम्हें अपने जवाब में वो बहराम की बात सुनकर उदासी से मुस्कुराई, याद तो मेरी बिल्कुल भी नहीं आई होगी आपको, तो फिर घर वापस आने का क्यों पूछ रहे हैं। हरम की बात सुनकर वो एक बार फिर जब से लब फैंस किया, मेरा टफ और बिजी शेड्यूल तुम्हें याद करने की इजाज़त नहीं देता, कल ड्राइवर भेज दूंगा, उसके साथ वापस आ जाना। बहराम जैसे बात को निपटाता हुआ स्पार्ट लहजे में बोला, ठीक है मैं वापस आ जाती हूँ, लेकिन ड्राइवर को मत भेजें, आप खुद मुझे कल शाम में लेने के लिए आ जाएं। दरअसल चाचा जान चाह रहे थे कि कल रात का डिनर आप हम यहीं पर करें। वो चाहकर बीस की तरह का लहजा नहीं अपना सकी और अपने चाचा का मैसेज देती हुई बहराम से बोली, खाने वाने का चक्कर पालने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकूँगा, तुम खुद अपने चाचा चाची को समझा देना इस तरह कि डिनर पार्टीज का मैं आदी नहीं हूँ। ड्राइवर तुम्हें शाम में लेने आ जाएगा तो इसके साथ घर आ जाना। बहराम ने बोलते हुए आगे से हरम की बात सुनने की जहमत नहीं की और काल काट दी। बहराम को जिस तरह अंदाजा था कि वो अपने रवैये बातों और लहजे से इसके मासूम दिल को दोबारा तोड़ चुका था, मगर वो भी क्या करता। आखिर वो क्यों चाह रही थी कि वो उसको सोचे, उससे मोहब्बत करे। आखिर कैसे वो इतनी खुद को अपने दिल को इससे मोहब्बत करने के लिए आमादा कर लेता। बहराम ने चाहने के बावजूद हरम को सोचने लगा, फिर भी
अपनी सोचों को झटक कर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसके मोबाइल पर हमको टेक्स्ट आया, जिसे न चाहते हुए भी वो पढ़ने लगा। आपने खुद ही मुझसे कहा था मेरी चाहत मेरी मर्जी मैटर करती है, तो फिर क्यों अपनी बात से खुद ही मुकर रहे हैं। मैंने तो आपको अपनी मर्जी बता दी कि आपसे आपकी मोहब्बत चाहती हूँ, मगर शायद आप दोबारा मोहब्बत करने से डरते हैं। इसके बाद अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज आपने बता दिया मेरी बेज़र सी ज़ात आपके सामने इतनी भी मायने नहीं रखती कि मैं आपसे कुछ मनवा सकूँ। आखिरी बात, कल आपको ड्राइवर भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाचा के साथ खुद आ जाऊँगी। हरम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाजी, हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाजी, तुम मांगते फिरोगे अपना गुरूर हमसे। हरम का मैसेज पढ़ने के बावजूद बहराम ने तो मोबाइल टेबल पर रख दिया। चाहने के बावजूद उसका किसी दूसरा काम में दिल नहीं लग रहा था, सिर्फ एक बेज़र सिदार को सोचने के सिवा। सर, आपके ऑर्डर पर एसपी बहराम बासी की बीवी के बारे में तमाम मालूमात बमा उसकी तस्वीर के साथ इकट्ठा करके आपके पास ले आया हूँ। याकूब नियाजी के आदमी ने बोलने के साथ खाकी रंग लिफाफा याकूब नियाजी को थमाया तो याकूब नियाजी में इसमें से तस्वीर निकाल कर देखने लगा, जिसे देखकर इसका अच्छा खासा मूड ख़राब हुआ। एक तो तुमने आने वाले का यही मसला है कि ये काम तो तुम लोग ढंग से नहीं कर सकते। ये एसपी की दूसरी बीवी की नहीं है, बल्कि पहली बीवी की तस्वीर है, जो दो पहले मर चुके हैं। याकूब नियाजी ने अपने आदमी को झड़कते हुए कहा और गुस्से में हाथ में मौजूद तस्वीरें भी फर्श पर फेंक दी। उसे भला इस मरी हुई लड़की में क्या दिलचस्पी हो सकती थी जो दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। उसे तो एसपी की नई बीवी चाहिए थी, वो भी अपने बिस्तर पर, ताकि वो बहराम वासी को असलियत में देख सके और साथ ही अपने भाई का भी उसे पता लगा सके। सर, ये लड़की कैसे मर सकती है? मैंने 2 दिन पहले ही उसे एसपी इब्राहिम के साथ उसकी गाड़ी में देखा है। एसपी की पहली नहीं दूसरी बीवी है। माफ़ कीजिएगा, आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी। ये देखे, मैं इस लड़की की पूरी मालूमात लेकर आया हूँ। कि याकूब नियाजी का आदमी अपने मोबाइल में जमा मालूमात की याकूब नियाजी को बताने लगा, जिस पर याकूब नियाजी हैरत में डूब गया कि शक्ल की 2 लड़कियाँ और दोनों ही एसपी की बीवियाँ। ये क्या माजरा है? अब तो इस मामले की तह तक जानना होगा। ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके मौका मिलते ही उसकी बीवी को उठाकर मेरे फार्म हाउस पर ले आओ। याकूब नियाजी अपने आदमी को हुक्म देता हुआ उसे वापस जाने का इशारा करने लगा, क्योंकि उसकी बीवी उसके दोनों बच्चों के साथ वापस घर आने वाली थी और वो अपने बच्चों समेत अपनी बीवी को किसी भी बुरे कारनामों की भनक भी नहीं पड़ने देता था। उसे ज़रा भी यकीन नहीं था कि बहराम दूसरे दिन उसके चचा के घर आ जाएगा। वो बहराम की अचानक आमद पर बेहद खुश थी। बहराम उसको खुश देखकर मुस्कुराया। अपने ससुराल में आज उसकी पहली बार आमद हुई थी, इसलिए हरम के चचा और चची ने उसका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। हरम की खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी। बहराम सोफे पर बैठा उसके चाचा सही से बातें कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नज़र हरम पर उठी तब हरम को एहसास हुआ उसने अभी तक अपने तब्दील नहीं किए थे। आज उसके चाचा चाची ने खान पर बहराम के अलावा अपने दामाद और बेटी यानी असद और निगी को भी बुलाया था, इसलिए हरम सुबह से ही घर की सफाई और खाने बनाने के चक्रों में खवार हो रही थी। इसने सरसरी से अंदाज में ये बात पहले ही चाचा चाची के कानों में डाल दी थी कि वो दोनों बहराम के सामने से उसकी मंगनी वाली बात से हरगिज़ गुरेज करें। वैसे भी उसके चाचा चाची ऐसे बातों और मामलों की ऊंच नीच को अच्छी तरह समझते थे और उसको मुकम्मल यकीन था वो दोनों ही बहराम के सामने ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो बेकार का सबब बने। बेशक उन दोनों को इससे मोहब्बत या लगाव उस नौयत का ना हो, मगर वो दोनों नहीं चाहते होंगे कि इसके और बहराम के बीच ताल्लुकात ख़राब हो। हरम वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में आ गई ताकि कपड़े चेंज करके अपना होलिया दुरुस्त कर ले। वो कपड़े तब्दील करके वाशरूम से दोबारा कमरे में वापस आई तो इसने बहराम को अपने कमरे में मौजूद पाया। बेड पर रखा हुआ दुपट्टा ओढ़ती हुई वो बहराम को देखने लगी। शुक्रिया, आपने मेरी बात का मान रखा और आप यहाँ आ गए। दूसरी सारी बातों को नज़रअंदाज करके वही के अंदाज में बहराम को शुक्रिया अदा करती हुई बोली तो बहराम मुस्कुराकर चलता हुआ हरम के करीब आया। शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी यहाँ आमद की वजह यही है कि एक लड़की को ये बताना ज़रूरी था कि उसके मामले में इतना भी बेरहम नहीं हूँ जितना वो समझ बैठी है। बहराम हरम का चेहरा देखता हुआ उससे बोला तो हरम भी खामोशी से बहराम को देखने लगी। अपनी बात मुकम्मल करने पर बहराम ने हरम का हाथ थामा तो वो हैरत ज़दा सी ख्वाब की कैफियत में बहराम को देखने लगी। मैं इस बात को मानता हूँ, हमारी शादी के पहले दिन से मैंने जो रवैया तुम्हारे साथ रखा बिल्कुल गलत था। अपने रवैये से मैं तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा दुखा चुका हूँ। अगर तुम्हें अकबर की हम शक्ल नहीं थी तो शायद हालात इससे मुख्तलिफ होते। अगर तुम मेरी जगह खड़ी होकर देखो तो शायद तुम मेरी कैफियत पर गौर कर सको। लेकिन ये भी सच है, मेरे लिए तुम्हारी ज़ात बेज़रर या बेमायने हरगिज़ नहीं है, क्योंकि तुम एक साफ दिल की लड़की हो। मैं दिल से चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ हरम। एक हादसे ने मेरे अंदर हस्बैंड और वाइफ रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बेतबारी भर दी है। मैं इस बेतबारी को अपने अंदर से ख़त्म करके तुम्हारे साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मगर ऐसा फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं। अपने दिल और दिमाग को समझाने में और मनाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। हरम, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दोगी, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ हम दोनों के बीच फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल शाम हरम की बातों को सोचकर उसका मैसेज पढ़कर फिर कुछ भी बहराम से सोचा नहीं गया। वो जिस नतीजे पर पहुंचा था इस वक्त हरम के सामने खड़ा सब उसको कह रहा था। बहराम के मुंह से ऐसी बात सुनकर हमको तो यकीन ही नहीं आया कि ये सब कुछ बहराम से कह रहा हो। हरम को लगा कि वो भी इस हसीन ख्वाब से जाग जाएगी।
आपके मुंह से मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है बहराम। आप मुझे लड़की कहने की बजाय हैरम ही कहकर पुकारा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज उसके शोहर ने उसका नाम भी तो अपने मुंह से पहली बार लिया था। वो खुश क्यों ना होती, उसकी जात उसके शोहर के लिए मायने रखती थी। हैरम मुस्कुराकर वो बहराम को देखने लगी। बहराम हैरम की बात सुनकर खुद भी मुस्कुराया। हैरम बहराम की मुस्कुराहट को गौर से देखने लगी, जिसके चेहरे पर काफ़ी अच्छी लगती थी। वो हैरम का हाथ थामे उसे वही डायमंड की रिंग पहनाने लगा जो उसने मुँह दिखाई में दी थी, जिसको डिबिया खोल कर हैरम ने देखने की जहमत नहीं की थी, बल्कि वैसे ही दराज में रख दी थी। आज वो अपने हाथ की उंगली में पहनी हुई वही डायमंड की रिंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। तो तुम यहाँ अपनी तबीयत को देखते हुए हैराम के बजाय कपड़े धोने और खाना बनाने आई थी? बहराम हल्के अंदाज में उस पर तंज करता हुआ बोला। जब तक वो उसकी चच्ची के पास बैठा रहा तब तक वो हैरम के गुण गाकर परसों से उसके किए गए सारे कामों को बता रही थी। बहराम की बात पर हैरम घूर कर से देखने लगी। चच्ची अकेला इतना सब कुछ कैसे करती? इनकी उम्र थोड़ी रही है सब काम करने की। अच्छा, आप ऐसा करें, ड्राइंग रूम में जाकर बैठे, शायद निग्गी और रजत भाई आ चुके हैं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाहर आवाज़ों से महसूस हो रहा था कि निग्गी और रजत आ चुके थे। तभी हैरम बहन से बोली, मेरे यहाँ से जाने से पहले तुम मुझे वैसे ही शर्मा कर दिखाओ जैसे तुम मुझे देख कर अक्सर शर्मा जाती हो। बहराम को चंद दिन पहले वो दिन याद आया जब उसे बगैर शर्ट के देख कर वो शर्मा रही थी, इसलिए इसने मुस्कुराते हुए हैरम से फरमाइश कर डाली, ऐसे कैसे खुद से कोई शर्मा सकता है? आप भी अजीब सी बात कर रहे हैं। बहराम की बात पर हैरम मजीद आंखें फैलाकर उससे हंसती हुई बोली, ये भी ठीक है बोला। ठीक बोला तुमने, कोई बिला वजह कैसे खुद से शर्मा सकता है? शर्माने का कोई जवाब तो होना चाहिए। बहराम ने बोली। अचानक हैरम को थाम कर उसके गाल पर अपने होंठ रखे। यूं अचानक बहराम की कार्रवाई पर वो बुरी तरह बौखला गई। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, कोई भी अंदर आ सकता था। हैरम सोचते हुए बहराम को पीछे धकेलना चाहा, मगर बहराम खुद ही पीछे हुआ। हैरम बहराम की हरकत पर उससे शर्माने हैरत से देखने लगी। याद बहराम ने उसके साथ क्या किया था सोचते हुए हैरम के चेहरे का रंग बदलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता गुलाबी होता चुप पड़ गया। बहराम बहुत गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। हैरम के चेहरे का रंग बदलते देखकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया।